हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ यूनिट 1 का ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारा अर्निंग प्रॉफिट, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक बिजनेसमैन जो है बिजनेस करता ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए है। सो वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी पैसा उसने लगाया है, जो भी कैपिटल उसने उसमें अपने बिजनेस में लगाया है स्टार्ट करने के लिए, आगे और भी लगा रहा है, तो वो किस लिए लगाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। और हर एक बिजनेस को जो है इतना प्रॉफिट जो है अर्न करना चाहिए है जिससे जो है उसका बिजनेस आगे सर्वाइव कर सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, और आगे थोड़ा थोड़ा ग्रो कर सके। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। एक बिजनेसमैन को जो है ये ज़रूर देखना चाहिए है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, की वो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड कर रहा है मार्केट में, उसका मार्केट में कितना शेयर है, लोग जो है उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को कितना पसंद कर रहे हैं, ताकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है अपने बिजनेस को आगे तक लेके जा सके। हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस करना न्यू न्यू आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ न्यू लेके आना, अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स को जो है नई तरीके से प्रेजेंट करना, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करना, और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड, या फिर अपना मेथड चेंज करना जिससे जो है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन अ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। कोई भी बिजनेस जो है जब तक इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर उसे एग्जिस्ट करना है, अपना बिजनेस लॉन्ग पीरियड टाइम तक लेके चलना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसे कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना ही होगा। अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज में जो है कुछ ना कुछ इनोवेशन शो करनी पड़ेगी, ताकि कस्टमर्स जो है उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे कि आजकल के रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। नए नए तरीके से अपने खाने को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर नई नई तरह की जो है डिशेज अपने मेन्यू में ऐड ऑन कर रहे हैं, ताकि कस्टमर्स उनकी रेस्टोरेंट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो। हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एक बिजनेसमैन को जो है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है करना चाहिए है, जिससे कि उसकी जो है कॉस्ट कम हो सके और वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। Physical resources, like every business require physical resources like plant, machines, offices, etc., and financial resources, that is fund, to be able to produce and supply goods and services to its consumers. उसके चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट कम हो सके, और जो है वो अच्छे रेट में उसे अपने मार्केट में सेल आउट कर सके और ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। कि जितना भी एक बिजनेस जो है इनपुट लगा रहा है, जितने भी पैसे वो, जितने भी रिसोर्सेज अपने बिजनेस में लगा रहा है, उसके कंपैरिजन में उसे कितना आउटपुट मिल रहा है, क्या उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसे इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए है जिससे उसका इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा उसे फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। इट इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इससे पता चलता है कि एक बिजनेस कितना एफिशिएंट है, अपने रिसोर्स को कितना अच्छे से यूज़ कर रहा है, और कितना प्रॉफिट जो है, कितना फ़ायदा उसे हो रहा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो रिसोर्सेज वो सोसाइटी से ले रहा है, एक सोसाइटी है जो उसके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को खरीद रही है, जिसके उसके बिजनेस जो है चल रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सोसाइटी की टूवर्ड्स भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए हैं। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस को जो है क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करके उन्हें सप्लाई करना चाहिए टू देयर कस्टमर्स। क्वालिटी में मीन्स ड्यूरेबिलिटी, एज इन द केस ऑफ रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जब इस तरह की गुड्स की बात आती है तो कस्टमर क्या चेक करता है? ड्यूरेबिलिटी। कि रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो भी वो गुड बाय कर रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो कितने लंबे समय तक चलने वाला है। क्योंकि कोई भी कस्टमर इस तरह की गुड्स डेली बेसिस पे तो बाय नहीं करता है, वो एक ही बार इनमें जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करता है,
फॉर सम 5 to 7 years और मे बी सम टाइम 10 years, ताकि लंबे से लंबे टाइम तक वो गुड आपके साथ रहे, अच्छे से वर्क करे। और प्योरिटी एज इन द केस ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन के केस में क्या चेक करते हैं? प्योरिटी, कि मेडिसिन सही है भी या नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारी हेल्थ की बात है, हमारी लाइफ की बात है। और सेफ्टी एज इन द केस ऑफ प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एक्सेट्रा। और जब प्रेशर कुकर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात आती है तो उसमें क्या चेक करता है कस्टमर? सेफ्टी, कि वो सेफ है भी या नहीं यूज़ करने में, क्योंकि प्रेशर कुकर यूजुअली फट जाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से कभी कभी शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, जिसमें जो है सेफ्टी गाइडलाइंस भी जो है एक कंपनी को देनी होती है, एक बिजनेस को जो है देनी होती है अपने प्रोडक्ट में, कि आप ये जो है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस अप्लायंस को यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है सेफ रहे और आप भी सेफ रहो। तो इन चीज़ों का ध्यान एक बिजनेस को रखना चाहिए है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहा है। आगे, बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो कस्टमर जो है आपकी कंपनी से, आपके बिजनेस से, आपके प्रोडक्ट से जो एक्सपेक्टेशंस है, उस वो एक्सपेक्टेशंस आपको पूरी करनी चाहिए। उतना क्वालिटी प्रोडक्ट जो है आपको प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर्स को सप्लाई करना चाहिए है। मॉडर्न कंज्यूमर्स प्रेफर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ही और शी लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स। आजकल के जितने भी मॉडर्न कंज्यूमर्स हैं, सबको सिखाया जाता है कि जागरूक नागरिक बनो। तो कैसे? आप जो है मार्क जो है अपने प्रोडक्ट पे चेक कर सकते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक गुड पे ISI मार्क, फूड पे FPO मार्क, एंड ज्वेलरी पे हॉल मार्क, जिसमें जो है क्वालिटी के साथ खिलवाड़ बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किया गया हो। वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही माने जाते हैं जिनके प्रोडक्ट पे इस तरह के मार्क्स अवेलेबल होते हैं। द नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हर एक बिजनेस को जो है अवॉइड करनी चाहिए क्या चीज़ें? एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए है। अ बिजनेसमैन शुड अवॉइड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एक्सेट्रा टू मेक मनी। पैसे कमाने के लिए उन्हें होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं करने चाहिए। नाउ होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को मार्केट में से जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए गायब कर देना, उसे स्टॉक कर देना कहीं पे, और बाद में जब उसकी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाती है तो बाद में उस स्टॉक को जो है मार्केट में लेके आना, वो भी महंगे दामों पे। जैसे कि आपने पीछे से सुना होगा कि प्याज बहुत महंगे हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि मार्केट में से प्याज गायब हो गए थे, उनकी सप्लाई जो है अनियन की मार्केट में से कम हो गई थी, क्योंकि सारे अनियंस को एक जगह पे स्टॉक कर दिया गया था। लोगों ने, जो मार्केटर्स होते हैं, उन्होंने जो है अनियंस को स्टॉक करना शुरू कर दिया था, और जब मार्केट में से अनियन की सप्लाई कम हो गई थी तो बाद में वो अनियंस को मार्केट में लेके आए थे, वो भी महंगे दामों में। दैट इज कॉल्ड द होर्डिंग, जो नहीं करनी चाहिए है। ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट जाके इलीगल तरीके से जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल आउट करना। ओवर चार्ज करना, जितना का प्रोडक्ट वो है नहीं उससे ज़्यादा उस प्रोडक्ट के लिए चार्ज करना। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को दिखा कुछ और रहे हो, आपके प्रोडक्ट की रियलिटी कुछ और है। ये सब चीज़ें जो हैं एक बिजनेसमैन को अवॉइड करनी चाहिए है। सच अनफेयर प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय द गुडविल एंड इमेज ऑफ द बिजनेस एंड मे बी पनिशेबल ऑल्सो। इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं आपके बिजनेस की गुडविल को, इमेज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरह की गई अनफेयर प्रैक्टिसेस से आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। The next social objective is generation of employment. Business should generate employment opportunities to the disadvantaged section of the society. Example, differently abled people. बिजनेस को जो है उन लोगों को भी जॉब देनी चाहिए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब उन लोगों को भी जॉब देनी चाहिए है अपने बिजनेस में, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं। उन लोगों के लिए भी एक कुछ परसेंटेज जो है अपने उसमें बिजनेस में जो है जॉब के लिए रखना चाहिए, कि हाँ हम इतना परसेंट जो है डिफरेंटली एबल्ड पीपल को ही जॉब पे अपने रखेंगे। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो भी आपके बिजनेस में आए और जॉब करें और कुछ एक्सपीरियंस गेन करें। हमारा नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड पे सेटिस्फैक्टरी वेजेस सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉय। एक अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है, एक बिजनेस को जो है एक अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करानी चाहिए, और जितना वो काम उनसे ले रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको उन
सैलरी जितनी भी वो डिज़र्व करते हैं, वेजेस जितने भी वो डिज़र्व करते हैं, जितना भी काम आप उनसे ले रहे हो उतना वेजेस और सैलरी आपको उनको प्रोवाइड कराना चाहिए है। The next is community services. Large business units should undertake community services like setting up charitable dispensaries, schools, etc. जितने भी बिजनेस होते हैं उन्हें अपना प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट जो है स्कूल्स बनवाने में, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज बनवाने में, जहाँ पे की रिक्वायरमेंट है, जैसे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते, वहाँ पे स्कूल्स जो है बनवाने चाहिए, अपने पैसे जो है डोनेट करने चाहिए ताकि एक स्कूल वहाँ पे बन सके, वहाँ के बच्चे भी जो है एजुकेट हो सके। चैरिटेबल डिस्पेंसरीज ओपन करने में जो है हेल्प करनी चाहिए है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस है जिससे प्रॉफिट को जो है एक एसेंशियल, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है कहा गया है हर एक बिजनेस का। जिसमें से फर्स्ट क्या है, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस प्रॉफिट हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। प्रॉफिट हेल्प करता है एक बिजनेस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करने में। The next is for growth and expansion of business. For growth and expansion of business, additional capital is needed. अगर बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, तो एक एडिशनल कैपिटल जो है रिक्वायर्ड होता है एक बिजनेस को। रिटेन अर्निंग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, हर एक बिजनेस जो हर बार अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा पैसा एक अलग, जैसे कि कह सकते हैं कि हम हमारी पॉकेट मनी में से थोड़ा सा पैसा निकाल के एक अलग से गुल्लक में डाल देते हैं जब भी हमें कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, कि हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ेंगे और जाके वो चीज़ खरीद लाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस क्या करता है, अपने प्रॉफिट का छोटू छोटू पार्ट जो है सेव कर लेता है, एक बॉक्स में डाल के रख लेता है ताकि वो पैसे वो बाद में यूज़ कर सके अपने बिजनेस को ग्रो कराने में, एक्सपेंड कराने में, नया प्रोडक्ट लॉन्च कराने में, या किसी भी चीज़ के लिए अपने बिजनेस में जो है आगे वो पैसे यूज़ कर सकता है जब भी उसे ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट मोटिवेट द ओनर एज वेल एज द वर्कर टू डू देयर बेस्ट। अगर एक बिजनेस जो है अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो ओनर को भी जो है एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मुझे और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में पता करना चाहिए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। और वर्कर्स को क्या मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर कंपनी ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी, प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो उनको भी इंक्रीमेंट मिल सकता है, उनको भी जो है उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनके लिए भी आगे प्रमोशंस हो सकते हैं। The next is for building prestige and recognition. It has to supply good quality product services at reasonable price to consumers. हर एक बिजनेस को जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है अपने कंज्यूमर्स को जो है प्रोवाइड करानी चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस, जिस पे वो खरीद सके, जितने का वो प्रोडक्ट है, जितना एक कंज्यूमर जो है पे कर सकता है आपके प्रोडक्ट के लिए। पे एडिक्वेट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। हर एक बिजनेस को जो है अपने एम्प्लॉय को जितनी भी एक वो सैलरी डिजर्व करते हैं, जो वेजेस वो डिजर्व करते हैं, उनको जो है उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उनको भी जो है जितना उनका डिविडेंड बनता है, जो उनको एक डिज़र्व करते हैं कि हाँ इतना डिविडेंड उनको मिलना चाहिए, वो भी उन्हें जो है पे करना चाहिए, जिससे कि एक प्रेस्टीज बनता है कि हर एक जो है एम्प्लॉय सोचेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी सैलरी पे करता है ये बिज़नेस जो है, तो हम मुझे भी यहाँ पे जाके जॉब करना चाहिए है। अगर वो अच्छा डिविडेंड पे करते हैं तो हर एक बंदा उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं तो हर एक कंज्यूमर जो है उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, इनका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो बार बार रिपीट पे वो जो है उनके प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर बिज़नेस ये चीज़ें करता है तो उनकी बिज़नेस की गुडविल बढ़ती है, एक प्रेस्टीज बढ़ता है, जिससे कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में जाके उस बिज़नेस को जो है एक फ़ायदा मिलता है। The next is for covering cost and a risk of the business. It is in the hope of earning sufficient profit that a businessman invest money in business and undertake a risk. इसी होप में कि वो एक सफिशिएंट प्रॉफिट कमा पाएगा, जो वो पैसा लगा रहा है, जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एक रिस्क लेता है एक बिजनेसमैन कि हाँ, मैं एक रिस्क लेके देखता हूँ, इतने जो मैं अपना पैसा जो है, अपना कैपिटल जो है यहाँ पे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करके देखता हूँ। किसी लिए इन्वेस्ट करके देखता हूँ ताकि उसे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो सके, वो और पैसे कमा सके, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सके। टॉपिक शुरू करते हैं बिजनेस रिस्क। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यहाँ पे बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, कितनी पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट अर्न होने की या फिर लॉसेस फेस करने की बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता। आज हमने हमारे किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, कल को मार्केट की क्या हालत रहती है या कोई और भी रीज़न की वजह से हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर हमें प्रॉफिट होगा
या फिर लॉस होगा, हम नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ फॉर्म प्रोडक्ट में डिक्लाइन, जो प्रोडक्ट मे बी फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेस है जिसने कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है और उसकी डिमांड गिर जाती है, उसने अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सोच के कि प्रॉफिट होगा, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द सम रीजंस उसके प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई। क्या रीजंस थे? चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ अ कस्टमर, अब कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, अब उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है। और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, या फिर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है, आपके कॉम्पिटिटर ने भी उससे अच्छा प्रोडक्ट जो है आपका जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिससे जो है कस्टमर की आपके प्रोडक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं गया। या फिर डिक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट इन लो सेल्स एंड हैंस लो प्रॉफिट और इवन लॉसेस। और यही डिक्रीज हुआ है जो डिमांड में, जो लोग आपके प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? लो सेल्स कम हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट भी कम होगा या फिर लॉसेस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बेसिकली दो तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। सबसे पहले स्पेकुलेटिव रिस्क देखते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेकुलेटिव रिस्क वो होते हैं जिसमें गेन होने के चांसेस भी होते हैं और लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेटिव रिस्क कब अराइज होते हैं? जैसे कि मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, चेंज इन प्राइस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ अ कस्टमर, या फिर प्राइस चेंज कर देते हैं हम लोग, तो हमारे जो है प्रोडक्ट को रिस्क हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट का हमने प्राइस तो इंक्रीज कर दिया, पर अभी कस्टमर जो है पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे, रिस्क हो जाता है हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस को। और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर, या फिर कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया है, वो अब आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के या फिर लॉस होने के दोनों के चांसेस हो सकते हैं। मे बी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और या फिर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सेल जो है बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। द नेक्स्ट इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो। यहाँ पे प्रॉफिट का कोई नहीं है, कोई सीन नहीं है। प्योर रिस्क में या तो आपको लॉस होगा या फिर नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ। या तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, मतलब बिल्कुल जो आपकी कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को बनाने पे पड़ती है, जो सर्विस प्रोवाइड कराने पे पड़ती है, उतना ही आपको जो है गेन हो रहा है, या फिर लॉस होगा। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। आग लग गई, लॉस होगा, चोरी हो गई, लॉस होगा, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं बिज़नेस के, उन्होंने स्ट्राइक पे बैठ गया, या तो जितना टाइम तक वो स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे, जितना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में या तो आपका बिज़नेस जो है या तो लॉस फेस करेगा या फिर नो लॉस पे रहेगा, मतलब प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस, अगर इनमें से कुछ होता है, अकर होता है तो लॉस होने के चांसेस होते हैं। वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब आपको लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि फायर लगने से आपको प्रॉफिट होने वाला था जो कि नहीं हुआ, चोरी होने से आपको कोई प्रॉफिट होने वाला था जो नहीं हुआ। तो नॉन अकरेंस का मतलब है कि लॉस नहीं हो रहा है पर गेन भी नहीं होगा, इनमें से कुछ भी होने से आपको गेन नहीं होगा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है। तो फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क क्यों फेस करना पड़ता है, क्यों अराइज होता है? अनसर्टेन की वजह से। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमारी मार्केट की कल को कंडीशन क्या रहने वाली है, क्या पता रात को बिजनेस में जो है चोरी हो जाए, आग लग जाए, या मार्केट कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से जो है अराइज होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। द नेचुरल रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है कहीं ना कहीं एक एसेंशियल पार्ट रहेगा हर एक बिजनेस का। हर एक कोई भी ऐसा बिजनेस यूजुअली नहीं होगा जिसमें रिस्क ना हो। एक पर्सन है जो अपना पैसा लगा रहा है किसी बिजनेस में, इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है ना, कि भैया प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर लॉस होने के चांसेस थोड़े से होते हैं, या तो नो प्रॉफिट या नो लॉस पे रह जाएगा, पर कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है ना, कि भाई प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कि नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा, या हमारे बिजनेस को क्या कोई और सर्कमस्टेंस तो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को रिस्क होता है।
The next is a degree of risk depend mainly upon the nature and size of the business. डिग्री जो है रिस्क ज़्यादा है, कम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस है और कितना बड़ा या कितना छोटा बिजनेस है। कितना छोटा बिजनेस होगा या उसका नेचर वैसा होगा तो कहीं ना कहीं जो है रिस्क थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस होगा, उसका नेचर उस तरह का होगा, तो जो है चांसेस होते हैं रिस्क ज़्यादा होने के बिजनेस में। द नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने का रिवॉर्ड, फ़ायदा क्या है? प्रॉफिट होना। रिस्क इसीलिए ही लिया जाता है ना, हर एक बिजनेसमैन ये सोच के रिस्क नहीं लेता कि उसको लॉस ही होगा, वो रिस्क इसलिए लेता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, तो वो रिस्क इसीलिए ही लेता है ताकि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस जो है किस किस वजह से जो है आकर करता है, अराइज होता है। तो फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन्स, फेमाइन एक्सेट्रा आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ये कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनका आना जाना ये ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं होता है। इसकी वजह से भी जो है काफ़ी बिजनेस को जो है काफ़ी रिस्क फेस करना पड़ता है। दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम। इन कॉजेज की वजह से हैवी लॉस हो सकता है किसका? लाइफ का, पीपल भी मर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है और इनकम का भी लॉस हो सकता है। The next is human cause. Human cause includes such unexpected events like dishonesty, carelessness, or a negligence of employees, stoppage of work due to power failure, strikes, riots, management inefficiencies, etc. ये human cause है जो human की वजह से जो है एक बिजनेस को फेस करना पड़ता है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने या किसी पार्टनर ने, आपके किसी बिजनेस में जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसमें डिसऑनेस्टी फेस करनी पड़ रही है, केयरलेसनेस फेस करनी पड़ रही है, तो उससे भी जो है हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। कोई एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस की वजह से भी फेस करना पड़ता है। काम ही बंद हो गया क्योंकि पावर फेल, लाइट चली गई है, जो है स्ट्राइक कर रहे हैं आपको एम्प्लॉयज़। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो ह्यूमन की वजह से जो है एक कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं, जिससे उनको जो है चांसेस हो सकते हैं कि उनको लॉस फेस करना पड़ सके। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज। These include uncertainties relating to demand for good, competition, price, change of technology, method of production, collection of dues from customers. इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ता है? जैसे कि डिमांड का गिर जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, प्राइस में चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना कि भाई अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो है नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में उनके प्रोडक्ट से जो है डिफ्रेंशिएट होगा। मे बी हमारे कस्टमर्स जो है अब हमारे प्रोडक्ट को पसंद ना करें। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वो कोई और प्रोडक्शन मेथड तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी कॉस्ट भी कम पड़ रही है, वो प्रोडक्ट को सस्ता बेच पा रहे हैं और सेम प्रोडक्ट हम महंगा बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। कलेक्शन ऑफ ड्यूज़ फ्रॉम द कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो उधार में हमसे सामान लेके गए, उनसे ड्यूज़ कलेक्ट करना, वो हमें देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस होते हैं। Financial problem like a rise in interest rate for borrowing, a levy of higher taxes etc. और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, जैसे बैंक से हम लोग जो है लोन लेते हैं या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेस जो है लोन लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सके, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो उनको कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा। या फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो भी प्रोडक्ट पे, जो भी प्रॉफिट पे अपने वो टैक्सेस पे करते थे, जीएसटी वगैरह पे करते हैं, या फिर कोई भी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उनका काम है, तो उसमें वो जो टैक्सेस पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मार्जिन उनका कम हो जाएगा। तो ये भी कुछ कॉजेज़ हैं जिससे जो है हमारे बिजनेस को जो है इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल कॉज। मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर में ऑल्सो लीड टू लॉसेस। फॉर एग्जांपल बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर ऑफ मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन। फिजिकल कॉज भी हो सकता है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, मे बी जो है जिस मशीन में वो काम कर रहे थे उसमें उससे जो है किसी को चोट लग जाना, या फिर जो है बॉयलर का जो है बर्स्ट कर जाना, जैसे कि कभी कभी दिखाते हैं ना कि ना एलपीजी गैस सिलेंडर का जो है बर्स्ट हो जाता है, जो है आग लग जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जान चली जाती है। तो वो भी कॉजेज़ इस तरह के होते हैं जो बिज़नेस को जो है अफ़ेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह के रिस्क भी होते हैं जो बिज़नेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अदर कॉजेज़। दीज़ आर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिक्स जो है जैसे कि हमारी पार्टी चेंज हो जाती है तो वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की कोशिश करती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट आता है। फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में जो है जो करेंसी जो जो है फॉरेन कंट्री से जिनका डीलिंग है
उनका जो एक्सचेंज रेट है वो जो है एक्सपेंसिव हो गया है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो ज़्यादा हो गया है, तो उनको जो है प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, विच लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। ये भी कुछ रिस्क होते हैं जो बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं। आई होप गाइस कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो है आगे के टॉपिक की बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। एंड प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी आज की वीडियो देखने के लिए।